अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच उस प्यार भरे फीडबैक का जो आपने मेरा एपिसोड 2 कल देखा था। रिव्यू टाइम उसका ज़बरदस्त फीडबैक दिया। एक हफ्ते जो करंट प्रोग्राम चल रहा होगा उसका मैं रिव्यू दिया करूँगा और अगले हफ्ते आपकी पसंद का जो भी पुराना प्रोग्राम होगा उसको रिव्यू के लिए मैं आपके सामने पेश करूंगा। मुख्तलिफ लोग अपनी वीडियोस भी मुझे भेज रहे हैं, बिल्कुल भेजिए, आप लोग भी अपनी मुझे वीडियोस भेजिए। इंशाल्लाह आपकी वीडियो को भी अगर उसमें कोई इस तरह का साइन रिकॉर्ड हुआ है तो ज़रूर उसके ऊपर मैं रिव्यू दूंगा। लेकिन आप लोगों ने जो फीडबैक दिया उसके लिए अगेन थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुझे सेंड की है ओमान मस्कत से असद अली ने, और ये एक सच्ची कहानी है। उनके गांव का नाम है 98 जनूबी। सरगोदा से बिल्कुल आगे जाएं तो ये एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है 98 जनूबी। ये एक रियल नेम है उनके गांव का, और उनका भी रियल नेम है जो मैं स्टोरी में बता रहा हूँ, उसका नाम है असद अली। आज की न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन शायद इस स्टोरी से वाकिफ़ ना हो क्योंकि पुरानी कहानी है, लेकिन पुराने जितने भी आज उस 98 जनूबी में रहते हैं इस कहानी को सुन के शायद एक दफ़ा फिर से खौफ में मुब्तला हो जाएं, फिर से वो लम्हे उनको याद आ जाएं जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो उनकी आंखों ने देखे हुए हैं। अब गहमा उगहमी होगी ये जब मैं स्टोरी सुनाता हूं तो यकीनन सी बात है मैं भी उन बातों को याद करता हूं जो कभी सिलसिले मोहब्बतों के, चाहतों के अब तो ख़त्म हो गए ना, कभी थे। गहमा गहमी नहीं थी। वो वक्त मैंने भी देखा है कि एक टीवी होता था, पूरा मोहल्ला उस टीवी को बैठ के देखता था। बिल्कुल छोटा था लेकिन इतनी समझ बूझ थी कि लोग इकट्ठे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो एक टीवी सारी दुनिया देखती थी और किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होता था। जिसके घर टीवी होता था वो खुशी से महफिल इस तरह की सजाता था कि बैठने वालों के लिए पानी का इंतज़ाम जग भर के रखे जाते थे, हुक्का बाकायदा ताज़ा करके रखवाया जाता था, एहतमाम किया जाता था कि जब लोग आके बैठें तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन उनको प्रोवाइड की जाए। वो मोहब्बतों वाले सिलसिले कहीं दूर चले गए। आज किसी के घर में 3 दफ़ा चले जाएं तो अगला कहता है खैर है यार की हो गया, तू रोज़ ही आ जाता है। वो दौर नहीं रहा। लेकिन जिस वक्त की ये कहानी है उस वक्त भी ऐसा ही दौर था कि लोग इकट्ठे होते, बैठते, अपना दुख सुख, हाल अहवाल, खुशी गमी एक दूसरे के साथ शेयर करते। समा किस तरह बांधते कि किसी भी बैठक, विसाख, सराकी में विसाख कहते हैं, उर्दू में बैठक कहते हैं, डेरा, गांव के अंदर हर घर ही अमूमन उस वक्त डेरा होता था। जिसके भी जगह जिसने बैठने के लिए बाहर घर से हट के बनाई होती थी, बैठक कहलाती थी, डेरा कहलाता था। तो वहाँ पे लोग जमा होते, बैठते, गपशप करते, और जब भी कोई आके बैठता तो उसके लिए ठंडा मशरूब, कोई शरबत, पानी, लीमू, कुछ भी जो कुछ उस वक्त प्रोवाइड कर सकते गर्मियों सर्दियों के हिसाब से उनको खिलाया पिलाया जाता और उनको बैठ के इस तरह कंपनी दी जाती कि अगला अपने सारे दिन की थकावट दूर करके वहाँ से घर जाता और सो जाता। 98 जनूबी में भी महफिलें इसी तरह समझती थी। वहाँ का एक नाम मैं फ़र्ज़ी रखने जा रहा हूँ, उनको भी नाम याद नहीं था, एक बुज़ुर्ग से थे, उनका नाम रख देते हैं। अमूमन एक मशहूर नाम है चाचा करमदीन। चाचा करमदीन एक ऐसी हस्ती थी, जब शाम को सारे अपने अपनी खेतों से, ज़मीनों से जो इंसान जो भी काम करता था उससे फारिग होकर वापस पहुंचता तो सीधे पहुंचते चाचा करमदीन के डेरे पे, उसकी बैठक पे। चाचा करमदीन हुक्का पी रही होते, जाते ही लोग बैठते, सलाम दुआ सलाम होती और उसके बाद हुक्का उनको पेश कर दिया जाता। सुनाओ भाई क्या हाल है, कैसा दिन गुजरा। उस वक्त अमूमन पूरे दिन का एक दूसरे के साथ हाल अहवाल शेयर करते थे कि आज का दिन कैसा गुजरा। अब तो बरसों का हम पूछते हैं ना कि मिलते इतने अरसे बाद है, क्योंकि वो रोज़ मिलते थे तो इसलिए डेली का एक दूसरे से हाल अहवाल पूछते थे। सब बैठ के बताते ये हुआ ये हुआ ये हुआ। उस देहात की सारी खबरें एक दूसरे तक लोग इस तरह शेयर करते। व्हाट्सअप ये सोशल नेटवर्क तो नहीं था कि एक खबर होती फैला देते, हर जगह पे फैल जाती। तो लोग बैठते एक दूसरे से, वहाँ की सुनी हुई खबर यहाँ सुनाते और यहाँ की नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। वक्त अच्छा गुजरता रहा। वहाँ पे एक छोटा सा वाकया हुआ। जिन्होंने स्टोरी भेजी है उनके घर के पीछे एक 2-3 जो घर थे वहाँ इस तरह का एक सिलसिला हुआ कि लोगों ने उसको रूटीन का ही वाकया समझा
कि एक नौजवान, उसकी अचानक डेथ हो गई। दुखी सारा गांव था, क्योंकि उस वक्त अगर बूढ़े की डेथ होती थी तब भी सारा गांव दुख में मुब्तला होता था, अफसरदा होता था। लेकिन अगर किसी जवान की मौत हो जाती तो लोग खौफज़दा हो जाते थे, अफसरदा तो होते थे और अल्लाह ताला से और दुआएं मांगते कि या अल्लाह रहम फरमा, एक नौजवान चला गया, या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा। जब एक नौजवान की डेथ की खबर हुई, चाचा करमदीन की बैठक पे बैठ के इसको डिस्कस किया गया, तो सारे बहुत ज़्यादा दुखी थे और उसकी बातें हो रही थी उस नौजवान की। यार वो तो गबरू था, कोई बीमारी भी नहीं थी, कभी कुछ सुना भी नहीं था कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, या अल्लाह क्या माजरा है, क्या हो गया उस बेचारे को। क्योंकि अमूमन कोई बीमार हो, कोई मसला हो, बुखार हो, टाइफाइड हो, या कोई भी उस तरह का इश्यूज़ अगर होता था किसी के साथ, तो उसकी डेथ होती थी तो नॉर्मल समझा जाता था। अचानक डेथ को वो लोग कबूल नहीं करते थे, डर जाते थे, खौफजदा हो जाते थे। सो चाचा करमदीन की बैठक पे भी एक अफसरदगी इसके साथ साथ खौफ की फजा थी कि क्या हुआ उसको। आहिस्ता आहिस्ता खौफ भी कम होता गया, अफसरदगी भी, दुख भी कम होता गया, घर वालों को भी सब्र आ गया, ज़िंदगी अपनी अपनी रूटीन पे चल पड़ी। चाचा करमदीन की बैठक पे फिर उस तरह लोग आते, चाचा ओ करमदीन की हाल ने? चाचा बिल्कुल ठीक, गपशप होती, दुआ सलाम होती, बैठते, चाय शाय पीते, हुक्का पीते, अपने अपने घरों को चले जाते। कुछ दिनों के बाद उसी तरह महफिल समझी, सारे दोस्त आके इकट्ठे हुए, चाचा करमदीन के पास बैठे, हाल अहवाल किया। उनमें से एक शख्स दूसरे गांव से होके आया था, वो भी आके बैठा। जब उसकी बारी आई हाल अहवाल की, हाँ भी तू सुना क्या हाल है? उन्होंने कहा जी मैं तो आज साथ वाले पिंड में गया था और वहाँ बड़ा एक अजीब सा वाक़या हुआ। उसने कहा जी क्या हुआ है? वहाँ का एक नौजवान लड़का था, उसकी डेथ हो गई है। वो सारे एक दफ़ा फिर थोड़े से खौफज़दा हुए कि यार हमारा भी एक पिछले दिनों ही अभी की बात है, नौजवान इस दुनिया से चला गया था, वहाँ उस गांव में भी एक नौजवान वहाँ का चला गया। अल्लाह खैर ही करे, पता नहीं क्या मसला है। अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने। पिंड के अंदर एक ये होता है मोहब्बत का समा, जब कोई फौत होता है तो सारा पिंड उसके जनाजे में उस वक्त शामिल होता था। नौजवान जब कोई फौत होता था तो दूर दूर के लोग भी गांव से आते थे कि यार उनका तो नौजवान फौत हो गया, उनका तो गबरू जवान इस दुनिया से चला गया। तो दूर दूर के गांव से भी लोग जो अननोन होते उनके लिए, लेकिन नमाज जनाजा में शिरकत ज़रूर करते। दिन गुजरते रहे, महफिलें सजती रहीं। वो जो पहला अपने गांव का नौजवान का दुख था कम हुआ, साथ वाले गांव की खबर सुनी, उसका भी दुख हुआ, उसका भी कुछ कम हुआ। ज़िंदगी अपने रूटीन पे आने लगी। उन्हीं दिनों एक अजीबो गरीब सा वाक़या हुआ। बंदे रात को जमा हुए, कहा चाचा करमदीन आज सुना है कुछ अजीब सा। खैर है या अल्लाह खैर, क्या हुआ है? वो फलां फलां नौजवान नहीं है? हाँ जी हाँ जी। उसको लगता है कोई जिन चिमड़ गए हैं। जिन चिमड़ गए हैं? क्या मतलब? उसने कहा जी पता नहीं है, कोई बैकी बैकी बातें कर रहा था, देखा मैंने भी नहीं है। अगर आप टाइम निकालो तो कल सारे वहाँ पे चलते हैं। ये वही सिलसिला, बार बार मैं पुरानी बात करता हूँ। ये लोग वो लोग थे कि अगर उनकी महफिल में 1 से 2 दिन कोई नहीं आता था तो अगले दिन उसके घर पूछने जाते थे, या अल्लाह खैर तो है? नहीं आ रहे, हम परेशान हो गए हैं, कोई खैर खबर ही नहीं तुम्हारी। और जब नौजवान का सुना उसको जिन चिमट गए हैं, उसको जिन चिमट गया है, तो कहा यार कल चलते हैं उसके घर, चल के खैर खरीद लेते हैं, क्या है क्या नहीं। लोगों ने बैठ के वहाँ पे प्रोग्राम बनाया और वहाँ उसके घर पहुँचे तो पता लगा एक नौजवान कब्रिस्तान के साथ अपनी खेतों में काम कर रहा था। बाप घर चला गया था, वो नौजवान अकेला वहाँ पे काम कर रहा था। अमूमन बाप और बेटा इकट्ठे काम करते थे। शाम का टाइम हुआ तो बाप बेटे के पास गया। अभी उसके करीब नहीं गया था, काफ़ी फासले पे था कि उसको चीखों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। बाप ने इधर उधर देखा, या अल्लाह ये कहाँ से चीखें आ रही हैं? तो उसको अंदाज़ा हुआ चीखें जिस सिमत से आ रही है वो सामने वाली सिमत है, जिस सिमत में उसका बेटा काम कर रहा था। वो एकदम से दौड़ पड़ा और भागते भागते जब करीब पहुंचा तो देखा चीखें मारने वाला कोई और नहीं, उसका बेटा है, जो चीखें इतनी ज़ोर शोर से मांग रहा है कि जहाँ जहाँ तक चीखों की आवाज़ जा रही थी वो सारे घबरा कर दौड़ना शुरू हो गए। यहाँ तक कि जब वालिद पहुंचा तो 2-3 और लोग भी इतनी देर में दौड़ते हुए उस लड़के के पास आ गए। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खुली हुई थीं, ऐसे थी जैसे उसकी आंखें खौफ से फट जाएंगी, ऐसे आंखें उसकी खौफ से बाहर निकल आएंगी। वो कांप रहा था और एक ही फिक्रा बार बार कहे जा रहा था। पंजाबी में बोल रहा था, उसको मैं उर्दू में ही एक्सप्लेन करता हूँ कि बचा लो मार देगा,
बचा लो, मार देगा। ये एक जुमला था जो मुसलसल उसके मुंह पे था, और उसका बाप उसको हौसला दे रहा था, उसका नाम पुकार पुकार के उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। होश कर, क्या हो गया है, होश कर, होश कर। जितना भी बाकी भी आगे उन्होंने भी पकड़ लिए। वो जो एक अजीब सी कंडीशन में था, आंखें खौफ से फटी हुई थी, इतना सबको देखते ही अंदाजा हो गया था कोई ऐसी चीज को ये देख बैठा है जिसने इसका पूरा जिस्म और पूरा दिमाग सुन कर दिया है। ये मदहोश सा हो गया है, नीम पागल सा हो गया है। मुश्किलों ने उसको, उन 3-4 लोगों ने उसको कंट्रोल किया, उसके बाप की हेल्प की और उठाकर उसके घर ले गए। रात गुजारी, सुबह ये लोग भी जो चाचा करमदीन की बैठक पे इकट्ठे हुए थे, ये लोग भी और वो गांव वाले भी इकट्ठे हुए। उस लड़के की हालत अभी तक वैसे ही थी, वही जुमला बोलता था। वो रात सारी सोया नहीं था, यहाँ तक कि उसकी माँ और उसकी फैमिली भी रात सारी उसकी इस हालत की वजह से सो नहीं सके थे, डरते रहे थे। बेटा एबनॉर्मल है, नीम पागल सा है, कहीं ऐसा ना हो हम सो जाएं, हमारी आंख लग जाए तो ये कुछ अपने साथ ना कर बैठे, किसी और के साथ ना कर बैठे, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था। उसकी आंखें फटी हुई थी और कभी कभी जुमला वो एक ही जुमला बोलता था। ये लोग भी जब चाचा करमदीन और उसके तमाम बाकी लोग भी पहुंचे तो देख के हैरान हो गए कि ये ऐसा माजरा था, एक ऐसा अनोखा वाकया था जो इससे पहले उन्होंने नहीं देखा था। उन्होंने वाले से पूछी तो उन्होंने वही सारी कहानी दोहरा दी। तो फैसला हुआ इसको पीर साहब के पास लेके चलते हैं। उस नौजवान को पीर साहब के पास लेके गए। माजरा पीर साहब के भी समझ में नहीं आया। पीर साहब इधर उधर की लगाते रहे। इसको साया हो गया है, लगता है इसने किसी जिन को देख लिया है, लगता है। उस वक्त तो सबको यही लगा पीर साहब ठीक कर रहे। आगे चल के क्योंकि सबको समझ आ गई थी कि पीर साहब को समझ नहीं लगी थी, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि समझ पीर साहब को भी नहीं आई थी। पीर साहब ने दम दरूद ये वो जो कुछ किया उस पर करना था किया, लेकिन लड़के को आराम ना आया। यहाँ तक कि 2 रातें मजीद जागने के बाद वो इस दुनिया से बगैर खाए पिए, ज़बरदस्ती उसके मुंह में पानी डालते थे तो कुछ अंदर जाता था, कुछ बाहर बह जाता था। आंखें उसी तरह खुली हुई थी और वो खौफज़दा, यहाँ तक कि वो भी इस दुनिया से चला गया। अब बात कुछ थोड़ी अजीब सी हो गई थी। एक नौजवान गया, दूसरे गांव से नौजवान गया और एक और नौजवान इस तरह चला गया। अब चाचा करमदीन की बैठक थी, खामोशी भी थी और खामोशी की भी एक जुबान होती है। वो सब जब खामोश बैठे थे तो यकीनन उनके दिमागों के अंदर जो सवाल थे वो एक दूसरे से सवाल इस तरह कर रहे थे कि आवाज़ जुबान से तो अदा नहीं हो रही थी, लेकिन जो भी सवाल था वो इस तरह ज़रूर दिमाग में था कि ये भी ये सोच रहा होगा कि ये क्या है, वो भी यही सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है। सबके दिमागों में जो सवाल थे वो तकरीबन मिलते जुलते थे। तो वो खामोशी की असल में ज़बान बोल रहे थे, आवाज़ थी तो एक गुड़गड़ाहट की, जो हुक्के की गुड़गड़ाहट थी। आखिर उस खामोशी को तोड़ा चाचा करमदीन ने। चाचा करमदीन ने कहा, अब दिल को लगता है मामला कुछ और है। बात वो नहीं है जो हमने पहले सोची थी कि पहला भी नौजवान इस तरह गया अचानक के समझ ना आया। दूसरा उस गांव का वाकया वो तो हमें नहीं पता, लेकिन वो भी नौजवान है, सुनने में आया। ये तो हमारा आंखों देखा बच्चा था, इसको तो था भी कुछ नहीं। अब उन सारे बैठने वालों का फोकस ये था कि ये जो कुछ भी हुआ है नौजवानों के साथ क्यों। उनके दिमाग में कुछ नौजवान वाली बात फंस गई थी कि माजरा कुछ गड़बड़ है, नौजवान इस दुनिया से क्यों जा रहे हैं। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और मंजूर था। वो सारे जाके सो गए। सुबह जब उठे तो रात को जिन्होंने जमा होना था चाचा करमदीन के बाद, वो सुबह ही सुबह पहुंच गए और कहा, चाचा करमदीन खबर सुनी है? या अल्लाह खैर। जो अपनी चारपाई पे ऐसे लेटा हुआ था उठ के एकदम से बैठा, कहा, बोलो बोलो क्या हुआ? चाचा फलां बुजुर्ग नहीं था? हाँ हाँ, आज वो फौत हो गया है। चाचा करमदीन को ऐसे मजीद एक झटका सा लगा। क्या कह रहे हो? हाँ चाचा। क्या ये भी उसी ही किस्से की लड़ी है? चाचा जो ये बुजुर्ग फौत हुआ है, क्या लग रहा है ये भी कोई वही सिलसिला है या खुद से फौत हो गया है? चाचा करमदीन ने एक ठंडी सांस ली और गहरी सोच में डूब गया। पुत्र, अल्लाह दे कम अल्लाह नू बेहतर पता नहीं, लेकिन अब कुछ दिल में डर सा हो रहा है, अब दिल में कुछ खौफ सा पैदा हो रहा है। क्या मतलब चाचा? अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने। जब चाचा ने ये जुमला कहा तो उस लड़के ने फिर कहा, चाचा फिर भी क्या, हमें भी तो बताएं। जब समझ आ जाएगी पुत्र बता दूंगा, अभी तो समझ नहीं आ रही। चाचा इस तरह की गहरी बातें कर रहा था जो उस नौजवान की समझ में नहीं आ रही थी,
लेकिन चाचा था जो कुछ सोच रहा था, अभी कहना नहीं चाह रहा था। रात को बैठक उसी तरह लगी, हुक्का चला और आज सारे फिर खामोश थे। नमाज़े जनाजा पढ़ के आए थे उस बुजुर्ग का कि किस्सा क्या हो रहा है। होता अमूमन ये था, गांव के अंदर किसी का मर जाना कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन मरने की खबर जब भी पहुंचती थी सारे अफसुर्दा हो जाते थे, दुखी हो जाते थे। लेकिन अगर एक के बाद एक डेथ फौरी हो जाती तो वो और ज़्यादा सबको परेशान कर देती। अमूमन ऐसा होता नहीं था। गांव के अंदर ऐसा ज़रूर होता था, किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ तो फायरिंग की तो उसमें इकट्ठे 4-5 लोग मर गए, 8-8 लोग भी मरे, वो एक और ख़बर होती थी। लेकिन ये खबर कि एक इस घर में फौतगी हुई और कल उस घर में फौतगी हुई, ये परेशान होती कौन बात होती थी उन देहातों के अंदर कि ये क्या हो रहा है। उस रात भी सर जोड़ के सारे गपशप तो करते रहे, लेकिन दुखी थे, कोई ज़्यादा एक दूसरे से इस तरह की बात क्लियर नहीं कर सके कि माजरा है क्या, किस्सा है क्या, हो क्या रहा है। अगली सुबह चाचा करमदीन रूटीन की जब उसकी आंख खुलती थी, पता नहीं क्यों रात वो सही तरीके सो भी नहीं सका, बेचैनी सी महसूस करता रहा और खुद अजीब सा अपने आप से सवाल पूछता रहा, करमदीन की होया तेनों? ओए करमदीन यार क्यों सोंदा पिया है, क्यों जागदा पिया है, सो जा। अपने आप से वो इस तरह बात करता कि क्या हुआ है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। क्योंकि जब वो सुबह उठा, क्योंकि वो तो रात सारी सो ही नहीं सका था, तो सुबह क्या उठा वो अपनी, अगर मिसाल के तौर पे सुबह वो 5 बजे उठता था तो आज 4 बजे ही उठ के बैठ गया अंधेरे में ही। अपने आप से वो खुद से बैठा सवाल कर रहा था, होया कि ये तेनों करमदीन, और उसका दिल कहे पता नहीं की होया है। क्योंकि आज 7 बजे ही जब उसने देखा 2 से 3 लोग इकट्ठे होकर उसकी तरफ आ रहे हैं, तो उसने कहा बस ये ऐसे नहीं आ रहे, कोई ऐसी खबर लेके आ रहे हैं वाकई जो अजीबो गरीब सी है, जिसको मुझे लगता है सुन के पहले ही मेरे दिल की धड़कन तेज सी हो गई है। आने वालों ने कहा, सलाम चाचा। वालेकुम सलाम पुत्र। चाचा आज 2 बुजुर्ग फौत हो गए हैं। शायद वो बताने वाले जब वो भी सो के उठे, जो 2 अलग अलग घरों से थे, तो उनके घरों के अंदर 2 बुजुर्ग, एक किसी और घर के अंदर और एक किसी और घर के अंदर फौत हो चुका था। 2 बुजुर्गों का इस तरह फौत होना, तो उनको कुछ समझ ना आई। उनका सियाना बयाना, उनके दुख दर्द का जो मशवरा देने वाला चाचा करमदीन ही था, वहाँ पे लोग बैठते थे, तो भाग के उसी के पास ही पहुँच गए परेशान होके कि चाचा वो भी फौत हो गया, और दूसरा बोला वो भी फौत हो गया। चाचा करमदीन कुछ देर सर झुका के बैठा रहा, उसके बाद उनका बैठ जाओ। वो महफिल जो रात को सजती थी आज सुबह ही सज गई। चाचा करमदीन ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने रात पता नहीं क्यों बेचैन सा था, बेचैनी सी थी, मुझे रात सारी नींद नहीं आ सकी। मैं करवटें बदलता रहा, अपने आप से सवाल पूछता रहा, ऐसे दिल को धड़का सा लगा हुआ था। आज तो मेरी आंख भी जल्दी खुल गई, मैं उठ के बैठा हुआ था, और जब मैंने तुम लोगों को आते देखा तो फिर वो मेरे सवालों का जवाब मिल गया जो मैं अपने आप से पूछ रहा था कि करमदीन खैर है। वो शायद ये थी कि कुछ बुरी खबर आने वाली है, जो कुछ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा। और तुम लोगों को आते ही देख के मेरे सवाल का जवाब मिल गया। तुम बता रही हो 2 मर गए हैं, वही हुआ। दुखी दिल के साथ सब ने उनका जनाजा पढ़ा। पूरा गांव जनाजे में शामिल था, लेकिन पूरा गांव दुखी भी था, परेशान भी था, अजीबो गरीब सा भी था। सवाल सबके पास थे, जवाब किसी के पास नहीं था। वहीं पे जो हर शख्स चाहता था, ये जो सिलसिला चल पड़ा है मौत का, जिस तरह ये अभी बीमारी एक फैली हुई है अभी तक पूरी दुनिया में, इस सिलसिले ने तो इंसान को हिला के रख दिया है। हर गली मोहल्ले में कई कई जनाजे गए हैं। हमारे हमसाया मुल्क में तो अल्लाह ताला वहाँ पे अपनी रहमत फरमाए, मैं उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ। अभी तक वहाँ पे प्यारों की उन्होंने मैयतें उठाई हैं, प्यारों के जनाजे उठाए हैं। जितनी भी वहाँ पे लोग आबाद हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके सब्र के लिए मैं दुआ कर सकता हूँ। उनके लिए अल्लाह ताला से मैं बेइंतहा कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, रहमत फरमाए अल्लाह ताला। वो तो बेचारे अभी तक अपने प्यारों को इस दुनिया से जाता देख रहे हैं।
किसी की माँ, किसी का बहन, किसी का बेटा, किसी का कोई रिश्ता। लेकिन उस गांव में एक उदास सी, अजीब सी खामोशी के साथ साथ वहशत सी फैल चुकी थी। नमाज जनाजा पढ़ते हुए हर शख्स सफ़ें तो बना रहा था, लेकिन खौफजदा था इस बात से कि कोई बला है, कोई जिन है, क्या है जो लेके जा रहा है। आज शाम को जो लोग इकट्ठे होते थे उससे कई गुना ज्यादा लोग चाचा करमदीन की बैठक पे इकट्ठे थे। आज सारे जो पहले सवाल नहीं कर पा रहे थे सर झुका के नीचे बैठ जाते, एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या समझ आती है, ये क्या हो रहा है, कोई वबा फैल गई है, कोई बीमारी फैल गई है, कोई बला आ गई है, कोई जानवर आ गया है, कोई जिन्न आ गया है, कोई क्या हुआ है। नौजवान तो एक दो गए, हम तो नौजवानों का समझ बैठे थे, यहां पे तो बुजुर्गों की लाइनें लग रही हैं। काफी के अंदर जितने सवाल थे, भड़ास थी, पूछने के बावजूद जब जवाब नहीं मिला तो आहिस्ता आहिस्ता हर कोई अपने घरों को चलता गया, यहां तक कि आखिरी शख्स भी, अच्छा चाचा जिंदगी रही तो कल मिलते हैं। ये एक अजीब जुमला था जो चाचा पहले भी कई दफ़ा सुन चुका था, जो लोग कहते थे उसको जाते हुए, चाचा ज़िंदगी बखैर, कि ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। लेकिन अब जब ये फ़िक्रा कोई अदा कर रहा था तो चाचे का दिल और तेज़ धड़कता था, जैसे उसको लगता था कहने वाला ये कह के जा रहा है, लगता है मैं भी नहीं बचूंगा, सुबह तेरे पास चाचा खबर आएगी वो भी मर गया है। तो चाचा अपने आप से कह रहा था अगर तू मर सकता है तो मर तो मैं भी सकता हूँ। उसका अपना दिल इसलिए धड़क रहा था कहीं मैं ही ना रात को मर जाऊं। अब उस गांव की हालत ये थी कि सब रातों को जाग रहे थे, कोई खौफ से सोता ही नहीं था। लेकिन जागने वालों की तादाद अभी इतना ज्यादा नहीं फैली थी, क्योंकि एक रात अभी और गुजरनी थी जिसने सबकी नींदें बर्बाद करनी थी। क्योंकि अगली सुबह फिर दो जब मैयतों का जिक्र हुआ तो फिर अब सिर्फ बूढ़े नहीं, अब नौजवान नहीं, अब औरतें बच्चे भी खौफजदा हो चुके थे। आज नमाज जनाजा पढ़ने के बाद जब वो सारे चाचा करमदीन की बैठक में इकट्ठे हुए, और आज तो खुल के कहा करें तो क्या करें, पीर को भी देख लिया, पीर के पास भी कोई हल नहीं है। पीर से बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी तवीज़ शवीज़ ये वो लेके आ चुके थे, तो वो बता रहे थे पीर तो खुद डरा पड़ा है, पीर तो खुद अल्लाह अल्लाह कर रहा है, पीर तो किसी से मिल ही नहीं रहा, पीर तो खुद छुप के बैठ गया है, उसके बस का काम नहीं है। चाचा करमदीन से हर शख्स ने सवाल किया, जब जवाब नहीं मिला, और आज भी जब सब एक दूसरे को कहते हुए जा रहे थे जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, आज हर कोई ये सोच रहा था पता नहीं आज बारी मेरी तो नहीं है। लेकिन आज एक बात जरूर थी, उनमें से कोई एक ही था शायद जो दिलेर था, जो सो गया था, वरना सब जाग रहे थे। और जब सारे रात सारी जागते रहे तो जो छतों पे सोए थे उन्होंने कुछ मंजर देखा। पहले शख्स ने जो अपनी चारपाई पे आंखें खोल के ऊपर आसमान को और तारों को देख रहा था, उसने मंजर देखा, एक सफेद सी लाइट है, एक सफेद सा शैडो है जो बहुत बड़ा है, वो बिल्कुल सफेद सा है। बल्कि इसका जो रिव्यू टाइम में आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें मेरे पास स्केच है इसका, मैं आपको ये स्केच दिखाऊंगा। अमूमन एक कार्टून्स के अंदर भी या बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया है, जिन बनाया जाता है, काफ़ी ऐसे मोटा सा बनाया जाता है, उसके अंदर हवा टाइप भरी होती है और इधर उधर घूमता फिर रहा होता है। उसके बाजू भी नहीं होते, छोटे छोटे ऐसे कोन टाइप छोटे छोटे बाजू निकले होते हैं और छोटे से पाँव होते हैं, गुब्बारा टाइप होता है। बहुत सारे लोगों के जहन में आ गया होगा। और उसका मुंह जो होता है, छोटा सा मुंह होता है, धड़ नीचे बड़ा होता है और आंखें उसकी नजर आती हैं। इस तरह का गुब्बारे टाइप कोई, लेकिन वो साइज में बहुत बड़ा था, बहुत पीछे गुब्बारा टाइप था, आगे उसका गोल सा मुंह था, छोटे छोटे ऐसे हाथ, ऐसे अजीबो गरीब सी एक सफ़ेद सी रोशनी टाइप थी। उसने आसमान के चक्कर लगाए और दूर चला गया। जो शख्स चारपाई पे बैठा इस रोशनी को, इस ह्योले को, इस सफ़ेद साए को देख रहा था, उसने कहा या अल्लाह, मेरा वहम है या नींद की कमी की वजह से मेरी आंखें ऐसे ज़रा झपकी हैं, तो मेरे आंखों ने कुछ थकावट की वजह से देख लिया, या पता नहीं क्या है। लेकिन उसी लम्हे एक और शख्स ने भी देखा और तकरीबन एक और शख्स ने भी देखा, जिनकी ये चंद सेकंड्स के लिए हुआ था। लेकिन सुबह चाचा करमदीन के बस 3 लोग ऐसे थे जो गवाही दे रहे थे कि मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है।
क्या देखा है? एक सफ़ेद सा है। उसने कहा बिल्कुल ऐसा है। उसने कहा ऐसे ऐसे पीछे से गोल सा ऐसे था। उसने कहा बिल्कुल ऐसा। तीनों ने कहा बिल्कुल जो आप कह रहे हो, हम तीनों ने एक जैसा देखा है। अब जो चाचा करमदीन को समझ आया था, वो एक सफ़ेद सा था, जिसका आगे बाकायदा मुंह था, काफ़ी बड़ा सा था। वो चक्कर लगाता था ऊपर और चला जाता था। तो उनमें से एक बुज़ुर्ग बोला, मुझे तो लगता है ये मौत का वो फरिश्ता है जो आजकल रूहें निकाल के लेके जा रहा है। दूसरे ने हाँ में हाँ मिलाई, मुझे भी यही लग रहा है, ये मौत का फरिश्ता ही है जो आता है, नज़र आता है और रूह कब्ज़ करके ले जाता है। उस फरिश्ते के ऊपर इस तरह बातें होती रहीं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, जिन भी हो सकता है, लेकिन एक बात कन्फर्म है, वो जो भी है वो उड़ सकता है। वो नीचे से ऊपर जाता है और उड़ता है और ऊपर चक्कर लगाता है और उसके बाद गायब हो जाता है। या तो वो फिर जिन है या फिर कोई वाकई फरिश्ता है, क्योंकि उड़ते या तो जिन हैं या फरिश्ते हैं। वो बैठ के सारी रात बात करते रहे, किसी नतीजे पे ना पहुंच सके और अपने अपने घरों को चले गए, इस खौफ के साथ कि सुबह आके देखें किसका कुरा निकलता है। जिसकी रूह कब्ज होती है वो मरता है। और ऐसा ही हुआ। सुबह 2 लोगों का कुरा निकला हुआ था। 2 लोग इस दुनिया से जा चुके थे। लेकिन अहम बात यह थी कि आज 2 से 3 नहीं, आज 8-10 लोगों ने आंखें फाड़ फाड़ के, जो रात सारी आसमान को देखते रहे थे, वो गवाही देने को तैयार थे कि हमने भी उसको आज आसमान पे गोल चक्कर लगाते हुए, उड़ते हुए देखा है। फिर एक और बात भी सामने आई। चाचा करमदीन ने पूछा, जिस वक्त तुमने देखा था उसको आसमान पे इस तरह उड़ते हुए, क्या टाइम था तकरीबन? उसने कहा तकरीबन कोई 2:30-3 का टाइम था। दूसरे से पूछा, तुमने उसको कब देखा है? तो इसी तरह जितने लोगों ने भी देखा था, सब ने जो टाइम बताया वो मिलता जुलता टाइम था। फिर चाचा करमदीन ने वहां पे एक और जब सवाल किया तो सब उस वक्त और ज्यादा डर गए, क्योंकि चाचा करमदीन का सवाल ये था, फलां मरा किस वक्त था? तो उसके घर वालों ने कहा टाइम वही टाइम था जिस वक्त वो ऊपर चक्कर लगा रहा था। और दूसरे से पूछा कि तुम्हारा बुजुर्ग कब मरा? तो उसने भी वही टाइम बताया जो बाकी बैठे बता रहे थे कि हमने उसको, मौत के फरिश्ते को या उस जिन को ऊपर उड़ते हुए जिस टाइम देखा था। उन दोनों बुजुर्गों की डेथ भी उसी टाइम हुई थी। तो सब ने कहा जिन नहीं है, अब तो कंफर्म हो गया ये मौत का फरिश्ता है। आता है, जब ये चक्कर लगाता है तो रूहें कब्ज करके निकल जाता है। क्योंकि आज भी तो 2 लोग मर चुके थे जिनका नवाज़ा उन्होंने पढ़ा था, लेकिन आज एक और शख्स जो दूसरे गांव से होके आया, तो उसने आके बताया कि एक वाइट सी उड़ने वाली चीज़ साथ वाले गांव में भी नज़र आ रही है। और कमाल ये है, वहाँ पे भी 2 से 3, 1-2 लोग जो बुज़ुर्ग हैं उनकी डेथ हो रही है। अब ये बात 100% कन्फर्म हो गई थी कि अकेला ऐसे इनके गांव में नहीं हो रहा, साथ वाले गांव में भी हो रहा है। अगली जो रात थी वो तो सबके लिए इतनी खौफजदा करने वाली थी कि कोई भी नहीं सो सका इस खौफ से कि जो भी यहां उड़ता है, फिरता है, जिन या फरिश्ता, वो खाली हाथ नहीं जाता, लेके जरूर जाता है। आज तो सभी छतों पे चढ़ के बैठते रहे, जागते रहे। सो कौन सकता था? किस बशर को नींद आती? खौफ का ये आलम था कि जागते रहे सारे। लेकिन आज किसी को आसमान पे कोई नजर नहीं आया। चाचा करमदीन इंतजार में था कि आज किसका कुरा निकला, तो किसी ने भी आज नहीं कहा कि कोई मरा है। तो सब ने एक सुकून का सांस लिया कि आज कोई नहीं मरा। एक रात तो चलो खैरियत की गुजरी, लेकिन मरते क्या ना करते, रात फिर भी तो आनी थी। और फिर ऐसे हुआ, उस रात सारे बैठ के जागते रहे कि कहीं उनका ही ना नंबर लग जाए। कहीं आंख लगी नहीं तो वो जो ऊपर उड़ता है मौत का फरिश्ता आके दबोच लेगा। सोना नहीं है, कम से कम वो कहीं आया तो चीखें तो मार लेंगे। जिसका जितना दिमाग उतना सोचता रहा कि कम से कम अगर वो फरिश्ता नहीं है तो कम से कम अपना बचाव तो कर लें। क्योंकि एक बुजुर्ग ने ये पे कहा था, मौत का फरिश्ता नजर नहीं आता। तुम लोग इसको फरिश्ता फरिश्ता कहते हो, लेकिन ये फरिश्ता नहीं है, ये कोई और चीज है।
अगली रात भी सब ने जाग के गुजारी, कहीं वो फरिश्ता आ जाए तो उसका और मेरा आमना सामना ना हो। और जो जो बच गया उसने फिर शुक्र अदा किया, शुक्र है अल्लाह का, सुबह हो गई है, सुबह तक जिसने मरना होता है मर जाता है। अमूमन इस टाइम आता है वो कब्ज करके रूह निकाल के लेके जाता है, बंदे को मार के चला जाता है, मैं तो बच गया। सब ने अपने अपना शुक्र अदा किया, मैं भी बच गया, मैं भी बच गया। और जब वहां पे इस बैठक पे इकट्ठे हुए तो चाचा करमदीन ने कहा सुनाओ, तो सब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बच गया हूँ। चाचा करमदीन भी उन लोगों में शामिल था जो कह रहा था शायद अभी मेरी भी लिखी हुई नहीं थी, ये रात शायद मेरी भी नहीं लिखी थी, मैं भी बच गया हूँ, आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, शायद अगली रात मेरा नंबर हो। लेकिन आज दूसरी रात थी कि किसी का कोई नंबर नहीं लगा था, सब बच गए थे। यहां तक कि पूरा एक खौफ जो सबके अंदर था, जो 3 रातें मुसलसल जागते रहे तो किसी का पूरा नहीं निकला, सब बच गए, तो खौफ थोड़ा कम हुआ। चौथी रात वो लोग अपने अपने कमरों में, छतों पे, जहां जो कोई सोता था सो गए। और उस रात भी जब सब उठे तो कोई भी ऐसा नहीं था जो मर गया, वो सब जिंदा थे। सुख का सांस लिया गया। और चाचा करमदीन की बैठक पे रात को सब बैठे कह रहे थे लगता है वो चला गया है। आज चौथी रात भी खैरियत से गुजरी है। वहीं पे दूसरे पिंड से आए हुए, दूसरे गांव से आए हुए बंदे ने बताया कि फलां गांव के अंदर तो रोज मौत हो रही है, वो तो अभी भी देख रहे हैं उसको। फिर सारे टेंशन में पड़ गए कि वो गया नहीं है, मौजूद है। ये माना कुछ छुट्टियों पे चला गया है, 4 रातें गुजर गई हैं, लेकिन वो जिन है या मौत का फरिश्ता अभी भी नजर आता है। एक बात तो अब कंफर्म हो गई थी, वो जो नौजवान चीखते चिल्लाते चिल्लाते आंखें फाड़ फाड़ के देखते देखते 2 रातों के बाद तीसरी रात मर गया था, जो अपने खेतों में चीखें मार रहा था, ये तो कंफर्म हो गया था उसने भी उसी फरिश्ते को, उसी जिन को देखा था। और जो पहला नौजवान इनके गांव में फौत हुआ था वो भी यकीनन किसी बीमारी से नहीं, इसको देख के इसके खौफ में मुब्तला होकर मर गया था। उसके बाद तो एक सिलसिला ही चल पड़ा था। अब इस गांव के अंदर समा यह था जैसे ही दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती, क्या समा होगा थोड़ी देर के लिए। आप सोचिए, आप रात सारी खौफ की वजह से सोए नहीं हैं कि एक फरिश्ता आएगा, एक जिन आएगा, आपको दबोच लेगा, आपको मार देगा। वो नंबर मेरा भी लग सकता है, वो किसी का भी लग सकता है। आप खौफ में जागते हैं और जब सुबह सूरज की किरणें बाहर निकलती हैं, रोशनी फैलती है, तो आप सुख का सांस लेते हैं और शुक्र बजा लाते हैं, शुक्र है मैं बच गया हूं, नहीं तो आज मेरा नंबर नहीं था, नहीं तो आज शायद मैं मर जाता। आप उठते हैं, मिलते हैं दूसरों से, पूछते हैं कौन मरा, कोई नहीं मरा या फलां मरा, और यहां तक कि दिन हो जाता है। जैसे ही दिन खत्म होता है, शाम की तरफ सूरज अपना सफ़र तय करता है, सूरज गरूब होने के लिए अपनी तैयारी बांधना शुरू कर देता है, और एक आवाज़ जो कानों में सुनाई देती है सबको, लो भाई गर्मी की तपश कम होने लगी है, अब हमारा भी जाने का टाइम हुआ, रात आने वाली है, बंदोबस्त अपना कर लो, हम तो सूरज मियाँ चले। और जैसे ही वो अंधेरा हल्का हल्का फैलना शुरू होता, खौफ, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती, खौफ और छाना शुरू हो जाता, खौफ और ज़्यादा दिमाग पे सवार होना शुरू हो जाता कि फिर एक भयानक रात आ रही है जिसमें वो आएगा और दबोच लेगा, क्योंकि वो दिन को नहीं दबोचता था, रात को बंदे को मार के जाता था। और फिर रात आ रही थी, फिर सारे खौफजदा थे। शाम को बैठे थे चाचा करमदीन के बाद, आज चाचा फिर बारात आ रही है, तो चाचा हुक्के का कश लेते हुए बोले, किसको क्या पता कि ये रात किसके लिए है। चाचा डराओ तो ना। तो चाचा कह रहा था, मैं डरा नहीं रहा, मैं पिछले दिनों से बहुत खुद खौफजदा था, मैं पिछले दिनों से बहुत अजीब सा घबराहट में था, लेकिन मैं अब रिलैक्स हो गया हूं। क्या मतलब चाचा, क्या तुम्हें खौफ नहीं है? तो चाचा आज गहरी सोच में था और अजीब सी बातें कर रहा था और कह रहा था, जाना तो सब नहीं है, क्या पता कब किसका नंबर आ जाए, कभी इसका, कभी उसका, कभी मेरा, कभी किसका। चाचा की आज बातें बहकी बहकी सी थीं। आज वो परेशान भी नहीं थे, किसी गहरी सोच में खोए हुए थे।
कभी मुस्कुरा देते, कभी खुद कलामी करते, अपने आप से बातें करते, कभी किसी से बात करते, कभी किसी की खैरियत पूछते और कहते छोड़ो इन बातों को, दुनिया तो चलती रहेगी, तुम्हारे मेरे जाने से दुनिया कहाँ रुकती है, छोड़ो इन बातों को। और इधर उधर की बातें की। आज चाचा ने बड़े पुरतपाक तरीके से सबको कहा, हौसला दिया, परेशान ना हो, सो जाओ। क्योंकि सुबह जब चाचा से मिलने के लिए आए तो पता चला चाचा आज इस दुनिया से रुखसत हो सका है। वो जो ऊपर वाइट रोशनी घूमती नजर आती थी, आज भी बहुत सारे लोगों ने ऊपर देखी थी, तो सब खौफजदा थे कि आज जो ऊपर ये फिर रहा है, आज किसकी बारी है। तो हर कोई तस्बीहां लेके, हर कोई अपने अपने जो मन पढ़ सकता था, उसके मन में था, वो पढ़ना शुरू हो गया। नमाजें मुसल्ला बिछा के, हर कोई, अगर हिंदू था तो अपनी इबादत में, क्रिश्चियन था तो अपनी इबादत में, मुसलमान था तो अपनी इबादत, तमाम अपनी अपनी इबादत में लग गए। ये हमें ना ले जाए। और जब सुबह उठे तो पता लगा वो किसी और को नहीं, चाचा करमदीन को ले गया है। और उसी ही रात सिर्फ इनके गांव में चाचा करमदीन ही गया था, साथ वाले देहात से भी एक और 2 बुजुर्ग वो अपने साथ लेके गया था। अब वो जगह जहां पे बैठ के मशवरा करते थे, दिल की भड़ास निकालते थे, खौफ को ख़त्म करते थे, वो ठिकाना भी गया। जब चाचा करमदीन ही नहीं रहा तो और कौन बैठता। तो उस गांव का एक और बुजुर्ग था, अब वो उसकी बैठक पे उसने कहा, अब करमदीन तो नहीं रहा, दिल मेरा भी उदास है, डरा हुआ मैं भी हूं, डरे हुए तुम लोग भी हो, मेरे पास आ जाया करो। तो वो लोग बाकी अब इकट्ठे होकर उसकी बैठक में जाके बैठते। हाँ, अब ये होने लगा था कि वो जो ऊपर आके उड़ता था उसको काफी लोगों ने देखना शुरू कर दिया था। और वो जब जब नजर आता था उस रात एक दो बुजुर्ग वो अपने साथ ले जाता था। सिर्फ इस गांव में नहीं, साथ वाले 2-3 गांव से उनके जो राब्ते हुए थे उन गांव वालों के, तो उन्होंने बताया था कि वो फलां गांव भी, और जो इस समत में है वो गांव भी, और फलां सिमत वाले गांव में भी, वहां पे भी यही सिलसिला है। इसको उड़ता हुआ देखते हैं, और जब ये उड़ता है रात को तो लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। अब खौफ तो दिलों में था, लेकिन ज़िंदगी भी तो बसर करनी थी। ज़िंदगी चलती का नाम गाड़ी है। दुनिया ने कब तक बगैर सोए रहते। जिस तरह इस बीमारी में ये हुआ, जब ये बीमारी फैली और धड़ाधड़ लोग मरना शुरू हो गए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि लोगों ने निकलना बंद कर दिया हो, लोग और बाहर ना गए हो। ज़िंदगी इसी का नाम है, सर्वाइव तो करना है, चलना तो है। यहाँ पे भी दुनिया भी निकल रही है, जिन मुल्कों में ये वबा फैली हुई है, सो वहाँ पे भी दुनिया ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी। खौफ था, रातों को सारे खौफते थे, इस उम्मीद के साथ बच गए, ना बचे तो अल्लाह वारिस। वहीं पे 3-4 नौजवान उन्होंने प्रोग्राम बनाया, फलां जो ट्यूबवेल है वहाँ पे नहाने चलते हैं। तो एक दोस्त ने कहा, यार उसके साथ तो कब्रिस्तान भी है। उसने कहा, यार कब्रिस्तान से क्या डरना, डरना तो उससे चाहिए जो रात को आता है, कब्रिस्तान से थोड़ा कोई आता है, कब्रिस्तान से क्या डर। बाकियों ने कहा, यार बात तो ठीक है, उससे डरो जो रात को आता है, वो जिन्न या फरिश्ता है, कब्रिस्तान का क्या डर। तो वो जो नहाने के लिए गए हैं, 2-3 और लड़के भी वहाँ पे उनके साथ दोस्त उनके शामिल हो गए। 6-7 लड़कों का ग्रुप था। ट्यूबवेल गांव के अंदर अमूमन लगे होते हैं और गर्मियों में लोग ये नहाते हैं। तो ये सारे वहाँ पे नहा रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे, अपने आप को रिलैक्स कर रहे थे, क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो वहीं पर एक लड़के की चीखने की आवाज़ आई। जब उन्होंने मुड़ के उसकी तरफ देखा तो आज पहली दफ़ा उस सफ़ेद शैडो का, उस सफ़ेद फरिश्ते का, उस सफ़ेद जिनका ठिकाना उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उसने जब चीख मारी तो उन्होंने मुड़ के उस लड़के की तरफ देखा कि वो कहाँ देख रहा है, तो वो सामने कब्रिस्तान की तरफ देख रहा था। तो उनकी आंखों ने दिन की रोशनी में जो मंजर देखा था वो ये था, एक सफ़ेद सा ह्योला है, एक सफ़ेद सा साया है। ब्लैक शैडो होता है, जिस तरह ब्लैक साया सा होता है, इसी तरह सफ़ेद साया, सफ़ेद शैडो उस कब्रिस्तान के अंदर से निकला और बड़ा होता गया। और सब ने क्लियर देखा, कुछ सेकंड्स के अंदर ही यूं थोड़ा सा बाहर निकला, जैसे किसी कब्र के अंदर से निकला हो। कब्र के अंदर से निकलता तो वो नहीं देख सके, ऐसा महसूस किया कि वो अंदर ज़मीन से कहीं से निकला, एकदम से बड़ा हुआ, आसमान पे गया, कब्रिस्तान के ऊपर चक्कर लगाया और गायब हो गया। ये ऐसा मंजर था। नौजवान थे, शायद हार्ट फेल नहीं हुआ, मर नहीं सके, लेकिन किसी की जूती, कपड़े, कोई किसी को होश नहीं था। सिर्फ एक मंजर था कि सारे चीखते हुए, धाड़ते हुए वहाँ से भागे।
जिसके बारे में उन्होंने सुन रखा था, जिनमें से उन नौजवानों ने अभी तक उसको देखा नहीं था, आज ये ज़रूर देख लिया था। वो कब्रिस्तान से निकला है और ऊपर आसमान पे गया, और उसके बाद वो जिस तरफ भाग सकते थे भागे। शायद ज़िंदगी में इतना तेज़, इतना बुरी तरीके वो कभी नहीं भागे थे जिस तरह आज वो भागे, और सब अपने अपने घरों तक तो पहुँच गए, उनमें से कई रास्ते में गिर के बेहोश हो गए। उनको उनके बुज़ुर्ग, उनके घर वाले, दोस्त, गांव वाले उठा के लेके गए। जब उनको होश में लाए और बाकियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने उसको देखा है, वो कब्रिस्तान से निकलता है, और सारा किस्सा सुनाया। उसके बाद कई अरसा गांव वालों ने दोबारा भी उसको कब्रिस्तान से निकलते देखा। तो उस गांव के 98 जनूबी, वो जो सरगोदा से आगे गांव है, ये सच्चा नाम है, रियल नेम है, फेक नेम नहीं है। उसके 2 कब्रिस्तान लगते हैं, एक करीब है, एक दूर है। तो उनको अंदाज़ा गांव वालों को हो गया था कि ये जो कब्रिस्तान है, यहाँ से ये सफ़ेद रोशनी सी जो है, सफ़ेद ह्योला सा या फरिश्ता या जिन जो है, ये निकलता है, और जब ये ऊपर चक्कर लगाता है तो दूर दूर तक जाता है। सिर्फ इनके गाँव पर चक्कर नहीं लगाता, जहाँ जहाँ चक्कर लगाता है वहाँ वहाँ पर डेथ हो जाती है। जितना अरसा लोग अब उसके बाद उसको देखते रहे, उस कब्रिस्तान से देखते रहे, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। लेकिन जब भी वो आता, एक दो बुज़ुर्गों की डेथ हो जाती थी। कहते हैं ये सिलसिला काफ़ी अरसा तक चलता रहा, खौफ व हरास वहाँ पे फैल गया। पुरानी बात है, टीवी मीडिया ये चीज़ें नहीं थी, और लोग बात बताते हुए भी डरते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस किस्से को सुन के कहते थे इनका वहम है यार, इनका ये हमें डर गए हैं, हमें ये है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते थे कि हमने उसको अपनी आंखों से देखा है, एक सफ़ेद सा है जो ऊपर आता है, चक्कर लगाता है और गायब हो जाता है। जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी है उन्होंने कहा जब आप ये स्टोरी सुनाएंगे तो हमारे 98 जनूबी के जितने भी नौजवान हैं वो शायद इस वाक़े को ना जानते हों, लेकिन जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो एक दफ़ा खौफज़दा हो जाएंगे। सबको इस वाक़े का पता है। सबसे ज़्यादा जिनकी अमवात हुई थी, जिस गांव में सबसे ज़्यादा लोग फौत हुए थे, वो यही गांव था। बाकी गांव में कम फौत हुए थे। सबसे ज़्यादा जिनकी बंदों की मौत वाक़या हुई थी 98 जनूबी में हुई थी। लेकिन उसके बाद अचानक से ये सिलसिला खुद ब खुद रुक गया था। ये नहीं पता लग सका कि वो फरिश्ता था या जिन था। एक बात तो मैं भी आपको कंफर्म करता हूँ, वो फरिश्ता नहीं था, क्योंकि मौत का फरिश्ता नज़र नहीं आता कि आए वो चक्कर लगाए और उसके बाद गायब हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों ने खौफ की वजह से उसका नाम फरिश्ता रख दिया था। तो अगला सवाल ये है, फिर वो क्या था? अगर फरिश्ता नहीं था तो क्या था? इसके ऊपर मैं एक पूरा प्रोग्राम करूँगा। ये मैंने कहानी आज चूज़ भी इसलिए की है, रिव्यू टाइम के अंदर मैंने जिस तरह प्रोग्राम स्टोरी सुनाते हुए आपको कहा है, इस जिन का बिल्कुल एक स्केच बना के आपको मैं दिखाऊंगा, और ये क्या माजरा था, वो जो निकलता था वहाँ से और इस तरह डेथ होती थी, ये क्या सीन था, यहाँ बताऊंगा। मज़ा नहीं आएगा, पूरी एक स्केच, पिक्चर्स और सारी स्टोरी के साथ रिव्यू इस पे दूंगा। तो आपको प्रोग्राम का रिव्यू होगा, उसके साथ ये भी शामिल करूँगा। ये करूँगा तो आप लोगों को मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको देखने को भी साथ साथ मिलेगा, आप इसको एंजॉय करेंगे। सो रिव्यू टाइम को भी देखते रहिए। ये जी सरगोदा से आगे जो गांव है 98 भी, उसकी सच्ची एक स्टोरी थी काफ़ी अर्सा पहले की, जो वहाँ के लोग आज भी इस स्टोरी से वाकिफ़ हैं। और मैंने जिस तरह शुरू में कहा था, जब मैं स्टोरी सुनाऊंगा तो वो लोग जिन्होंने ये चीज़ को अपनी आंखों से देखा हुआ है, उस सफ़ेद रोशनी, उस सफ़ेद ह्योले को उड़ता हुआ देखते थे और मौत होती थी, तो आज भी खौफज़दा हो गए होंगे, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है। अब तो एक छोटा सा भी वाक़या हो जाए तो व्हाट्सएप, सोशल नेटवर्क इधर उधर फैल जाता है। उस वक्त एक ही टेलीविज़न होता था, उस पर इस तरह की खबरें नहीं चलती थी, क्योंकि इससे खौफ व हरास फैल जाता है। छोटी सी अखबार में भी खबर लगती थी तो छोटी सी खबर लगाई जाती थी। उसकी रीज़न ये होती थी, वो कहते हैं इस तरह की खबर लगाने से या बताने से वहम बढ़ जाएगा, खौफ बढ़ जाएगा। जिन इलाकों में मसला नहीं भी है वो भी डर जाएंगे, क्योंकि आज भी बहुत सारी वीडियो जो बना के फेंक दी जाती हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड नहीं पता होता, वो फेक होती हैं। कहानी होती है किस मुल्क की जोड़ा जाता है, किस मुल्क की वाक़या होता है, किस शहर में जोड़ा जाता है, किस शहर में। जिस तरह पिछले दिनों एक बला की एक वीडियो आई हुई थी, जो एक बला इस्लामाबाद में कोई कह रहा था, कोई रहता फ़लाँ मुल्क में, कोई कह रहा था फ़लाँ सिटी में। किसी को नहीं पता हकीकत क्या है, ये कहाँ की स्टोरी है, ऐसा नहीं है। बस लोग भेजी जाते हैं, जो लिख दें आप, लोग उसको सेंड कर देते हैं आगे। तो उस वक्त मना कर दिया जाता था इस तरह की चीज़ें ना फैलाई जाएँ। तो इस तरह की खबरें जो होती थी बहुत कम फैलती थी। वरना मुझे याद है मैंने भी कई दफ़ा छोटी छोटी खबरें अखबार में इस तरह की पढ़ी थी उस वक्त,
कि फ़लाँ शहर में इस तरह का वाक़या हो गया कि लोग डर गए, वो अजीब व गरीब सी मखलूक थी, वो अजीब व गरीब सी चीज़ थी, लेकिन छोटी खबर होती थी ताकि लोग उस वहम में, उस शक में ना पड़ें, खौफ में ना आए। आज ख्याल नहीं रखा जाता, अब सब जायज़ है, उस वक्त कम से कम हर चीज़ पे कंट्रोल था। सो ये थी आज की स्टोरी जो असद अली ने मुझे भेजी। सो आप भी अपनी स्टोरी भेजिए, आपकी स्टोरी को भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। अगर आपकी कोई वीडियो है इस तरह की तो मुझे ज़रूर सेंड कीजिए मेरे व्हाट्सअप के नंबर पे, और स्टोरी भी। वीडियो अगर आप भेजेंगे तो उसके ऊपर रिव्यू आप चाहते हैं, या कोई तस्वीरें आपने इस तरह की खींची अपने घर के अंदर, कहीं पे भी किसी भी जगह पे हो, आपकी कॉपीराइट ना हो, कॉपी की हुई ना हो किसी की, ओरिजिनल आपकी हो, मैं पहले उसको कंफर्म करूंगा देन, वरना नहीं। अगर आपकी कोई तस्वीरें हैं या वीडियो हैं आप मुझे सेंड करेंगे तो उसको भी रिव्यू टाइम प्रोग्राम में मैं शामिल करूंगा, और उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग मुझे जो भेजते हैं, ऑलरेडी भेज चुके हैं, री सेंड कर दें मुझे। बहुत सारे लोगों ने पहले भी वीडियो भेजी हुई है, आप मुझे री सेंड एक दफ़ा कर दीजिए, तो इंशाल्लाह उनको भी मैं रिव्यू टाइम प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, उसके ऊपर भी रिव्यू देता हूँ। और आप स्टोरी है तो वो भी आप मुझे भेजिए, उसको भी मैं इसी प्रोग्राम में शामिल करूँगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92 313 665550। रिपीट, +92 313 665550। इस पे अगर आप मुझे वीडियो भेजेंगे वो भी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। स्टोरी भेजेंगे, लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, दोनों सूरतों में, या लिखी हुई हो वॉइस मैसेज, नीचे लफ्ज़ स्टोरी, लाजमी एक लफ्ज़ स्टोरी ज़रूर लिखना है आप लोगों ने, तो इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। तो आज के प्रोग्राम से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हमेशा न सिर्फ अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। खुदा हाफ़िज़।